ओके, तो वेलकम यू ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग यूनियन आर्टिकल 53 कर चुके थे जी। आर्टिकल 52 में लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव हेड होगा, वो सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस भी होगा। इसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू हमने बताया था आपको जी। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होंगे ये भी बताया था हमने जी। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर 6 लोग वोट करेंगे, लेकिन 1 MP इक्वल टू नॉट 1 वोट। एक्चुअली यहाँ पर जो हमने निकाला था 1 वोट इक्वल टू 708 वोट, करेक्ट है जी। उसी तरह से 4120 लेजिस्लेटिव मेंबर्स होंगे, लेकिन 1 लेजिस्लेटिव मेंबर्स का हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट में कहीं 178 होगा, कहीं 28 वोट्स भी हो सकता है। सही बात है जी। टोटल वोट को हमने काउंट कर लिया था, दैट वो करीब करीब 459 समथिंग आया था, करेक्ट है 549495 सॉरी ये 549 वो सब हमने टोटल वोट काउंट नहीं किया था, लेकिन पार्लियामेंट्री वोट 708 और एक एमएलए का वोट कैसे निकालते हैं। फिर हमें टोटल वोट जब निकाल देंगे और उसको 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ देंगे तो कोटा निकाल लिया था हमने। जी हाँ, कोटा इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ये सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। जी हाँ। सीक्रेट बैलेट में ये नहीं कह सकता कोई बीजेपी या कांग्रेस की मेरे कैंडिडेट को वोट करो, जिसको जो मन में आएगा उसको वोट करेगा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के। सही बात जी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब बता दिया, सारा प्रेफरेंस के थ्रू वोट होगा, कोई भी चाहे तो जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको वोट करे या फिर किसी एक को वोट करे 1 2 3 4 करके। सही बात जी। ये जो अभी बीजेपी के तरफ से जो प्रेसिडेंट वो कोविंद जी थे और कांग्रेस की तरफ से मीरा थी, करेक्ट है जी। और कोविंद जी को 64% के आसपास वोट मिला था, यानी कि टोटल वोट का 64% कोविंद जी को मिला था, करेक्ट जी। यूएसए का इलेक्शन कैसे होता है वो भी जानना चाहेंगे आप? जी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यूएसए का इलेक्शन ताकि आपको समझ में आ जाए। यूएसए के इलेक्शन में मैंने एक बात बताई थी, यूएसए का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कैसे होता है ये कि जब अभी जो यूएसए के इलेक्शन में मिस्टर ट्रम्प खड़े हुए थे जी और बिडेन खड़े हुए थे, करेक्ट है जी। बाइडेन 50 स्टेट्स हैं यूएसए में और सेंटर में, यानी कि इनके सेंटर में भी वैसे ही है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को ये लोग सेनेट बोलते हैं, सीनेट जी, और लोकसभा को वो हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं शायद, ठीक है जी। सेनेट में कुछ सीट्स, कॉमन्स में, सेनेट में बेसिकली हर स्टेट का 2-2 सीट्स है, तो ये 100 है जी। कॉमन्स में कितने सीट्स हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन कॉमन्स में भी वही पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स है। अब क्या होता है, जितनी भी यूएसए में खास बात है कि नवंबर के महीने में हर कोई खास डेट को एक इलेक्शन होता है, फर्स्ट वीक में मंडे के बाद शायद कोई एक डेट आता है, उसी में इलेक्शन होगा, दैट इज इलेक्शन डे। हमारे यहाँ इलेक्शन डेट फिक्स नहीं है, हर एक स्टेट का अलग होता है, लोकसभा का डेट अलग हो सकता है, करेक्ट है जी हाँ। इलेक्शन डेट फिक्स होता है इनका। अब इलेक्शन डेट में सभी 50 स्टेट्स का भी इलेक्शन हो रहा होगा, यानी कि इनके लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन होगा, कॉमन्स का भी इलेक्शन हो रहा होगा, सेनेट का भी इलेक्शन हो रहा होगा, सब एक साथ होता है जी, अलग अलग डेट में नहीं होता है। अब देखिए कहानी देखो, अब पहले से डिसाइड हो जाता है कि जो कॉमन्स में जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं या बिडेन को सपोर्ट कर रहे हैं। सेनेट में जो खड़े होते हैं वो पहले से डिसाइड हो जाता है कि वो ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं या बिडेन को सपोर्ट कर रहे हैं, और इनको ओथ दिला दिया जाता है, यानी कि शपथ दिला दी जाती है कि आप ट्रम्प को सपोर्ट करने वाले या बिडेन को सपोर्ट करने वाले। आया ठीक है। अब मान लीजिए ए खड़ा हो रहा है, बी खड़ा हो रहा है, सी खड़ा हो रहा है, ठीक है। इनका बैलेट पेपर देखो कैसा होता है, ए खड़ा हो रहा है, बी खड़ा हो रहा है और सी खड़ा हो रहा है।
ए के आगे लिखा, क्योंकि ए ने पहले ही शपथ दिलाया जाता है, ए किसको सपोर्ट करेगा? ट्रम्प को सपोर्ट करेगा, ये बिडेन को सपोर्ट करेगा, ठीक है, ये सी किसी थर्ड कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा, ऐसे पहले से शपथ दे दी जाती है, करेक्ट जी। अब कोई भी पब्लिक जब वोट देता है तो उसको पता है, अगर मैं ए को वोट करूंगा तो ए ट्रम्प को वोट करेगा जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। समझ में आया क्या हो रहा है? हाँ, समझ में आया। जब कोई भी पब्लिक बी को वोट करेगा तो उसको पता है बी, जब ये लोग मिलके, यानी कि ए बी जो भी यहां पर पहुंचेगा, वो लोग मिलके किसको वो सपोर्ट करने वालों को पता लग जाएगा। तो जी। अगर वो बी को वोट कर रहा है तो इसका मतलब उसको पता है कि बी बिडेन को वोट करेगा। जी। एक मिनट, समझ में आया? हाँ। तो यूएसए का भी इलेक्शन इनडायरेक्ट है, वो ट्रम्प और बिडेन को डायरेक्ट वोट नहीं दे रहा है। यूएसए की पब्लिक उस एमएलए या एमपी को वोट कर रहा है जो ट्रम्प या बिडेन को वोट करने वाला, और ये पहले से डिसाइडेड है शपथ लेके। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। इंडिया में यह चीज पॉसिबल नहीं है। इंडिया में आप लोकसभा में किसी डेट को इलेक्शन हुआ, लोकसभा का एमपी सेलेक्ट हो गया, ये एमपी किसको प्रेसिडेंट बनाने वाला है ये आपको पहले से नहीं पता। एमएलए चुन के आए, आपको नहीं पता वो किसको प्रेसिडेंट चुनने वाला है। जी। सही बात है या नहीं है? सही बात है। बस यही एक डिफरेंस है। तो इसीलिए कहते हैं कि यूएसए जो है, एक मिनट रुक जाइए, यहां मुझे कुछ, इंडिया और यूएसए के प्रेसिडेंट में यही एक डिफरेंस है कि यूएसए वालों को पहले से पता होता है कि वो किसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, लेकिन है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इंडिया में पब्लिक को पहले से नहीं पता होता है, वो तो एमपी और एमएलए को चुन लेते हैं, एमपी एमएलए बाद में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंडिडेट अनाउंस होता है, सब कुछ बाद में होता है, करेक्ट? जी। अब आगे आते हैं। अब आर्टिकल, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये सब मैं बता दिया, सीक्रेट बैलेट बता दिया, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग वोटिंग, एक एमपी और एमएलए का वोट कितना होगा उसी से पता लगेगा। सही बात? जी। अब आगे आइए, आर्टिकल 56, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, यानी कि 5 साल के लिए टर्म होगा। बताइए, ये प्रेसिडेंट दोबारा से प्रेसिडेंट बन सकता है नहीं बन सकता? 5 साल खत्म होने के बाद दोबारा से इलेक्शन लड़ सकता है नहीं लड़ सकता? लड़ सकता है। लड़ सकता है, इंडिया में ये पॉसिबल है। और तिबारा भी लड़ सकता है नहीं लड़ सकता है? लड़ सकता है। लड़ सकता है। तो यूएसए में सिर्फ 2 ही बार कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, इंडिया में बार बन सकता है, ठीक है? और यूएसए में 4 साल का है तो 4 + 4 मैक्सिमम 8 साल के लिए कोई प्रेसिडेंट बन सकता है। इंडिया में 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक वो चाहे इलेक्टेड होता रहे और वो प्रेसिडेंट बनता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसको भेजेगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसको भेजेगा? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को। तो ये एक दूसरे को वो रेजिग्नेशन लेटर भेज सकते हैं, करेक्ट है? जी। इसके बाद द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, द प्रेसिडेंट में फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61। अच्छा, यहाँ पर article 61 लिखा ही हुआ, मुझे फुटनोट में देने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड नहीं है, अभी हम लोग चेक करेंगे क्या होता है। द प्रेसिडेंट शैल नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। मान लो 5 साल के अंदर अंदर तो इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी किसी कारणवश नहीं हुआ तो उसके बाद भी वो प्रेसिडेंट बना रह सकता है। सही बात? जी। Any resignation addressed to the vice president shall forthwith be communicated by him to the speaker of the house of the people। तो रेजिग्नेशन लेटर वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा और उसका वो रेजिग्नेशन दिया है वो वाइस स्पीकर को भी कम्युनिकेट करेगा, करेक्ट? जी। Eligibility for re-election, a person who holds
or who has held office as president shall, subject to the other provisions of the constitution, be eligible for re-election to that office. First president कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद भी वो फिर से री-इलेक्ट हुए थे, आई थिंक। यस, हाँ, ठीक है ना। तो मुझे लगता है करीब करीब 13 प्रेसिडेंट हुए हैं, 12 या 13 टोटल प्रेसिडेंट इंडिया में। आर्टिकल 58 पढ़ते हैं, क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years and is qualified for election as a member of the House of the People। तो ये member of the House of People के भी कुछ होंगे, यानी कि लोकसभा के लिए भी अगर एलिजिबल हैं तो वो प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्ट हो सकते हैं। लोकसभा में मिनिमम एज क्या है लोकसभा के इलेक्शन के लिए? 25 है सर। 25 है ना, और प्रेसिडेंट के लिए 35 है। 35 है। 2. A person shall not be eligible for election as president if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state or under any local or other authority subject to the control of any of the said governments। यानी कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट ये सब है तो उसको प्रेसिडेंट के लिए लड़ने के लिए उसको वो रिजाइन करना पड़ेगा उस पोस्ट से, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। करेक्ट जी। क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसमें या किसमें वो ऑलरेडी पोस्ट में थे, रिजाइन कर दिए, या फिर वो वहां से रिटायर करने के बाद प्रेसिडेंट बने? कुछ आइडिया है आप लोग को? नहीं, आइडिया नहीं है। ओके, ठीक है, देख लीजिएगा आप, मुझे भी आइडिया नहीं है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आर्टिकल a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the president or vice president of the union or the governor of any state or is a minister either for the union or for any state। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता हूं? नहीं, एक बार केस हुआ था आपका, कोई जगजीवन नहीं। एक बात बताओ, कोई भी गवर्नर रहते हुए प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है। अब ठीक से पढ़िए, इसका मतलब यही निकलता है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आर्टिकल ए पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस। अगर इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर गवर्नर है, वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी है, प्रेसिडेंट ऑलरेडी है, फिर से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो पॉसिबल है, क्योंकि उसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे। आई थिंक ये अमेंडमेंट हुआ होगा मेरे ख्याल से, इंदिरा गांधी की होंगी ये अमेंडमेंट है। हाँ शायद, क्योंकि एक वो वीके गिरी जो थे ना, वाइस प्रेसिडेंट थे और ना प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते थे। हाँ, तो उसी टाइम आपका ना इनका एक और था, जगजीवन राम, शायद कंफर्म नहीं है उनका कोई, उस टाइम भी ना, मतलब वो गवर्नमेंट में जो थे ना, आपका जो गवर्नमेंट में था आपका, वो किसी और को चूज किया था प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, विपक्ष किसी और को चूज किया था इलेक्शन लड़ने के लिए। इंदिरा गांधी जो थी ना, विपक्ष को बोली ना सपोर्ट करने के लिए अपना पार्टी लोग को, इसलिए वो विपक्ष को जीत गए थे। ऐसे पहला कैसे हुआ था इंडिया में? नहीं, ये अमेंडमेंट नहीं है मुझे जहां तक याद, फिर भी लेट अस सी। ये देखिए, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आर्टिकल ए पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू, अमेंडमेंट तो नहीं है शायद, नहीं तो है। ठीक है, अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये लड़ सकता है। जो तुम इंदिरा गांधी वाला केस बोल रहा हो वो बहुत डिफरेंट है वो चीज। वो तो पार्टी प्रेसिडेंट के साथ लड़ाई हो गई थी इंदिरा गांधी की उस प्रेसिडेंट के साथ बन नहीं रही थी, तो पार्टी प्रेसिडेंट ने किसी अपने कैंडिडेट को बना दिया था। इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ी भी थी। हाँ, 2 से बढ़ गया था पार्टी आपका, है ना, 2 से। तो उस वक्त वो अपने किसी बंदे को प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी, तो उसने, इंदिरा गांधी ने आवाज लगाई थी अपने अंतरात्मा के आवाज पे वोट दें। हाँ, तो उसमें इंदिरा गांधी का कैंडिडेट जीत गया था। ये हुआ था। हाँ, लेकिन इससे, इस आर्टिकल से, एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक बात? ठीक है सर। चलिए, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। The president shall not be a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any state, and if a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any state be elected president, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as president। अब देखिए क्या कहता है, अगर आप एमपी और एमएलए हैं और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं तो आप लड़ सकते हैं,
लेकिन जैसे ही आप जीत गए और प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर कर गए तो आपको जो एमपी और एमएलए का पोस्ट खाली करना पड़ेगा, और यह फिर अपने आप वेकेट हो जाएगा, आपको रेजिग्नेशन देने की भी जरूरत नहीं है, डीम टू बी वेकेटेड हिज सीट। सही बात जी। द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और किसी कंपनी में डायरेक्टर या कहीं और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मैं किसी प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय हूं, मैं प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता हूं या नहीं खड़ा हो सकता? हो सकते हैं, गवर्नमेंट लिखा हुआ इसमें ना। यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा हुआ है, सही बात है, आप लोग तेज हैं। थर्ड, द प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंसेस and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by parliament by law, and until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the second schedule। तो सेकंड शेड्यूल तो हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ने की जरूरत है क्या सेकंड शेड्यूल? पढ़ सकते हैं। सेकंड शेड्यूल में इमोल्यूमेंट्स लिखे हुए हैं बस, और कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं अभी दिखला देता हूँ आपको। आज के डेट में प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है? 5 लाख। 5 लाख। तो शुरुआत में 10,000 हुई थी। अच्छा ये हाँ। अमेंडमेंट देखना होगा। इससे पहले 1.5 लाख था। हैं? इससे पहले 1.5 लाख था। नहीं, और अभी 10,000 से हाँ ये हाँ अमेंडमेंट होने से जस्ट पहले आपका सर, अमेंडमेंट होने से जस्ट पहले 1.5 लाख था। और अभी शायद मेरे ख्याल से कोरोना टाइम में ना वो 5 लाख है। देखिए 5 30 लाख है, गवर्नर ऑफ स्टेट का 3.5 लाख है, ठीक है। जी सर। चलिए बाकी और भी कुछ लिखा हुआ है। अभी कोविंद जी ने कह दिया कि मैं 5 लाख रुपया मंथली सैलरी लेता हूं और 2,75,000 रुपया टैक्स देता हूं। सुना था आपने? सुना था, वो गलत बोले थे। वो उनका 1.5 लाख रुपए से वो डोनेट करते हैं, ये मेरे ख्याल से मैंने गूगल किया था तो। अच्छा देखो, मैंने तो अभी तक सिर्फ यही स्टेटमेंट पढ़ा है, 5 लाख रुपया पर मंथ सैलरी है तो 60 लाख रुपए में से 2,75,000 रुपया टैक्स दे रहे, वो साल का है। समझ में आ रहा है? ओके सर। मुझे जो लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट्स ऐसे होंगे प्रेसिडेंट के जो टैक्सेबल नहीं होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे, तो जो बेसिक होती है वो टैक्सेबल हो जाती है, और टैक्सेबल हो जाती है तो उसका ऑब्वियसली साल का अगर टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 2,75,000 आ सकता है। करेक्ट है? हो सकता है सर। हाँ तो डोनेशन तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन तुमने पढ़ा है तो मैं हो सकता है सही हो। डोनेट कर 1.5 लाख को डोनेट करते हैं। नहीं, डोनेशन को टैक्स के कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टैक्स का टीचर हूं तो मुझे मैं गेस सही कर पा रहा हूँ। The emoluments and allowances of the president shall not be diminished during his terms of office। तो एक बार ऑफिस में पहुंच गए तो 5 लाख है तो 5 लाख से कम नहीं किया जा सकता, यही मतलब होना चाहिए। आर्टिकल 60 में ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल 61 ये इंपॉर्टेंट है। आज प्रेसिडेंट को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? अच्छा, इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ है? नहीं हुआ है। इंडिया में प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों है ये। अब देखिए आर्टिकल 60, व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, आपने हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाएगा तो उसको साइन करना पड़ेगा जी। पॉकेट अभी वो एक्ट बनेगा जी, और वो साइन करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अगर वो बिल को वापस भी भेज सकता है जी, बिना साइन किए बिल को वापस भेज दिया, जब वापस भेज दिया तो फिर से बिना चेंज किए हुए प्रेसिडेंट को वो बिल दोबारा मिल जाता तो उसको साइन करना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। जरूरी है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट उस बिल को दबा के बैठ जाता, बोला ना साइन करूंगा ना वापस भेजूंगा, अब क्या करोगे? ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम बिल आता है। अच्छा मान लो फर्स्ट टाइम बिल आया, किस बोली ना? फर्स्ट टाइम बिल आया और ना मैं साइन नहीं करता हूं, मैं दबा के बैठ जाता, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर सब फाइल दबा के नहीं बैठ जाते हैं,
वैसे प्रेसिडेंट दबा के बैठ गया, बोलता हम कुछ नहीं करेंगे, ना साइन करेंगे ना वापस भेजेंगे। अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को हाँ इतने सर, दिन के अंदर साइन हाँ करना सर, पड़ेगा? यस सर, लिखा हुआ है 35 या 45 डेज के अंदर उन्हें साइन करके वो वापस रिटर्न करना ही है। कहाँ लिखा हुआ है? गलत किस बात है आर्टिकल सर। में लिखा हुआ बताइए? सर मैं भूल गई, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है सर ये गलत उसे। बात है। कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ज्ञानी जैल सिंह आपका ना ये किए हुए थे सर इस तरह। हाँ, ज्ञानी जैल सिंह किए हुए थे, लेकिन हाँ। किसी भी आर्टिकल में ये 30 डेज 45 डेज नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको गलत फहमी हो रही है ये। ज्ञानी जैसे पोस्टल आपका जो था बिल जो था ना, पोस्ट ऑफिस बिल, उसको दबा दिए थे, वो पॉकेट वीटो इस्तेमाल किए थे। हाँ, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है, सॉरी सर। लेकिन कहीं लिखा हुआ है कि ऐसा करेंगे? नहीं नहीं सर, ठीक है। ये देखिए, विटोइंग ऑफ ए बिल, ये जो ज्ञानी जैल सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, पोस्टल बिल के बारे में, पॉकेट वीटो, ठीक बात? जी। हाँ, तो आप अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई प्रेसिडेंट बिल को दबा के बैठ जाता है तो क्या इज इट वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? नो सर, हाँ जी। नो सर, नो वॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई और संगीन जुर्म का एलिगेशन लगता है तो क्या इज इट वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि आईपीसी का कोई धारा अगर प्रेसिडेंट पर लग जाता है, इज इट वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आई थिंक सर। अगर प्रेसिडेंट के ऊपर पाकिस्तान के साथ कोई सीक्रेट शेयर करने का, चाइना के साथ कोई सीक्रेट शेयर करने का अगर कोई धारा लगता है या कोई एक्ट लगता है या फिर करप्शन का चार्ज लगता है, इज इट वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इट मे बी सर। तो इस पे बहुत सारे डिबेट्स हैं कि है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एग्जाम्पल, नॉट एक्टिंग ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स, करप्शन चार्जेस, ट्रीजन, ग्रॉस मिसकंडक्ट, हाई क्राइम्स, निपोटिज्म एक्सेट्रा। निपोटिज्म का मतलब करप्शन का चार्जेस, कि मेरे भाई को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो, इसको ये दे दो, दैट इज निपोटिज्म एक्सेट्रा, दैट माइट बी ट्रीटेड एज वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सुप्रीम कोर्ट या कोई और डिसाइड करेगा, हाँ या ना? जी। अच्छा, ये इम्पीचमेंट सुप्रीम कोर्ट तक तो नहीं डिसाइड करता, कौन डिसाइड करता है इम्पीचमेंट होगा या नहीं होगा? सर पार्लियामेंट सर, लोकसभा राज्यसभा कोई भी पार्लियामेंट। लोकसभा या राज्यसभा। तो यही, नो सच चार्ज शैल बी प्रिफर्ड अनलेस द प्रपोजल टू प्रिफर सच चार्ज इज कंटेन्ड इन ए रिजोल्यूशन which has been moved after at least 14 days notice in writing, signed by not less than 1/4 of the total members of the house. ये टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस लोकसभा और राज्यसभा को मिला के है या नहीं है? देखो ये है, कोई एक मतलब कोई भी स्टार्ट कर सकता है सर ये प्रोसीडिंग। नहीं, मेंबर्स ऑफ द हाउस लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को मिला के 1/4 होना चाहिए, या लोकसभा का जो सीट है उसका 1/4 या राज्यसभा का जो सीट है उसका 1/4, या दोनों को मिला के 1/4? नो आइडिया सर। अच्छा, इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए भी वोट दे रहा है और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स भी वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। जो इलेक्ट करेगा उसी को हटाने का राइट होना चाहिए, कहिए? नहीं, जो इलेक्ट करेगा उसी को हटाने का राइट होना चाहिए। होना तो चाहिए, मगर सर एमएलए। ठीक है, मैं फिर से पूछता हूं, जनरल कॉमन सेंस, जो इलेक्ट करेगा उसी को हटाने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए सर। हाँ, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, एमपी का वोट जो पार्लियामेंट्री वोट है वो एमएलए के वोट से डिसाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे बताया था? पंचायत वाला एमएलए को इलेक्ट करेगा, एमएलए वाला एमपी को इलेक्ट करेगा, एमपी वाला फिर फर्दर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा, यही कॉन्सेप्ट बताया था आपको। जी। यहां भी वही हो रहा है, एमएलए का वोट, एमएलए का वोट से एमपी का वोट डिसाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो तो रहा है। ये जो प्रेसिडेंट किसी स्टेट का है या यूनियन का है? यूनियन का है सर। तो हटाने का राइट एमएलए को मिलना चाहिए या पार्लियामेंट को मिलना चाहिए? पार्लियामेंट को मिलना चाहिए। तो वही है, एमएलए का रोल इसीलिए नहीं है। ठीक है, एग्री करते हैं हाँ या ना? जी सर।
ठीक है, when a president is to be impeached for a violation of the constitution, the charge shall be preferred by either house of parliament. तो जो चार्ज है वो लोकसभा या राज्यसभा में कोई एक लेके आ सकता है, हाँ या ना? जी, ईदर लिखा ही हुआ ना, द चार्ज शैल बी प्रिफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब नो सच चार्ज शैल बी प्रिफर्ड, यानी कि प्रिफर करने से पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। पहला फॉर्मेलिटी के, द प्रपोजल टू प्रिफर सच चार्ज इज कंटेन्ड इन ए रिजोल्यूशन। तो एक रिजोल्यूशन बनाएंगे जहां पर वो लिखेंगे कि हम लोग प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, और वो रिजोल्यूशन शुड बी मूव्ड व्हिच हैज बीन मूव्ड आफ्टर एटलीस्ट 14 डेज नोटिस। तो वो पहले 14 दिन का नोटिस देंगे कि हम एक रिजोल्यूशन लेके आने वाले हैं जिसमें प्रेसिडेंट को हम इम्पीच करना चाहते हैं। समझ में आया ये बात? जी। तो सबसे पहले क्या आएगा? रिजोल्यूशन आएगा सर, नोटिस आएगा। सबसे पहले नोटिस आएगा, 14 डेज नोटिस इन राइटिंग। ये 14 दिन का जो नोटिस है, एडवांस नोटिस है, ये नोटिस को कितने लोग साइन करेंगे? 1/4 ऑफ द टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को टोटल को मिला के उसका 1/4 निकाल देना है। करेक्ट है जी। और ये टोटल मेंबर्स कितने हैं लोकसभा और राज्यसभा को मिला के? शांत हो गए आप लोग? 5 कितने थे? 550 थे। ये देखिए 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन 545 अगर नॉमिनेटेड हैं तो बेसिकली 776 तो है ही ना, हाँ या ना? जी जी। 776 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/4। 776 का 25% आधा कर दो, 800 का आधा 400, 400 का आधा 200, यानी करीब करीब 170 के आसपास मान के चलते हैं, हाँ या ना? जी। Has given to of their intention to move the resolution। तो पहले नोटिस जिसमें 1/4 साइन करेंगे और उस नोटिस में लिखा हुआ कि हम लोग ऐसा रिजोल्यूशन लेके आ रहे हैं जिसमें प्रेसिडेंट को हटाना है। करेक्ट है जी। फिर वो जो रिजोल्यूशन मूव करेगा, कहां मूव करेगा सर रिजोल्यूशन? कोई भी हाउस में सर। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? चार्ज शैल बी प्रिफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, चलो सही है। Such a resolution has been passed by majority of not less than 2/3 of the total membership of the house। करेक्ट है जी। अब देखिए पहले नोटिस जिसमें 1/4 टोटल नंबर ऑफ मेंबर साइन करेंगे, फिर रिजोल्यूशन आएगा, फिर वो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए बाय 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। करेक्ट है जी। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि व्हेन अ चार्ज हैज बीन सो प्रिफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट द अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज। और मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या लगता है आपको? यहीं पर गड़बड़ हो रही है। ये 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, कोई आइडिया है आपको इसके बारे में? नो सर, नो सर। या 1/4 जो मैं लिखा हुआ है अगर मैं उसको एज इट इज वर्बेटिम पढ़ूं तो निकल के तो यही आता है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के टोटल मेंबर को मिला के 1/4 करना है। अगर मैं नोटिस कहां दूंगा? लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है। अगर ये लोकसभा में आया तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगा, अगर राज्यसभा में ये नोटिस या रिजोल्यूशन मूव हुआ तो इन्वेस्टिगेशन लोकसभा करेगा। एक बार पढ़ लेते हैं, मुझे लगता है मैं सही डायरेक्शन में ही होना चाहिए। When a charge has been so preferred by either house of parliament, the other house shall investigate the charge or cause the charge to be investigated, and the president shall have the right to appear and to be represented at such investigation. If as a result of the investigation a resolution is passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the president has been sustained,
Such resolution shall have the effect of removing the president from his office as from the date on which resolution is so passed. मैं एक बार समराइज करता हूं. सबसे पहले, अरे बताइए, सबसे पहले नोटिस हो जाएगा, नोटिस आएगा, लिखता हूं resolution मैं. होगा, नोटिस में कितने लोग साइन करेंगे? 1/4 ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा। राज्यसभा. इस नोटिस में क्या लिखा होगा? चार्जेस क्या क्या उनके पास है लगे हैं, रिजोल्यूशन हम लोग लेके आ रहे हैं, इंटेंशन टू मूव। करेक्ट है? जी। अब इसमें वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या वॉल्यूशन है वो लिखा होगा या नहीं लिखा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि एक भी इम्पीच हुआ नहीं है तो भी. तो चार्ज लिखा होगा. अब ये चार्ज जो है रिजोल्यूशन वो मूव कहाँ करेगा, लोकसभा में या राज्यसभा में? कहीं भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है. अगर लोकसभा में मूव किया तो इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? राज्यसभा। राज्यसभा. और अगर राज्यसभा में मूव हुआ तो इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? लोकसभा। लोकसभा इन्वेस्टिगेट करेगा. अब कहानी ये समझो, इम्पॉसिबल है प्रेसिडेंट को इम्पीच करना. अब एक बात बताओ, अगर लोकसभा में मूव करता है तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट. अगर वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन रह के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट चार्जेस को, अब ये एक तरह से करता धरता हो गया जो हाउस को कंट्रोल कर रहा होगा, हाँ या ना? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट बायस हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है सर। हो सकता है. यूएसए में जब इम्पीचमेंट होता है तो जो चेयरमैन होता है दैट इज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इंडिया में अगर इन्वेस्टिगेशन राज्यसभा में आ गया तो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा और ये बायस हो सकता है, हाँ या ना? जी। दूसरी बात, अब कहानी ये है कि इन्वेस्टिगेशन तो तभी होगा, एक मिनट, इन्वेस्टिगेशन तो तभी होगा जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में होगा. जी। क्या प्रेसिडेंट को लोकसभा या राज्यसभा का सेशन को बंद करना या फिर डिसॉल्व करना अलाउड है या नहीं है? अलाउड है सर। पावर है या नहीं है? पावर है सर। तो जैसे नोटिस आया वो क्या करेगा? पार्लियामेंट बंद। कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? चेक करना होगा सर। चेक करो. रुक जाओ, जल्दी बताओ मुझे, मैं ढूंढ रहा हूं. ये रहा आर्टिकल 85. ये देखिए, द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग डिसकंटिन्यू विदाउट डिसॉल्विंग द हाउसेस और इधर हाउस, लोकसभा या राज्यसभा को रोक सकता है या फिर डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल. करेक्ट है? जी। अब मान लो चार्जेस आ गए, नोटिस आ गया, चार्जेस आ गए, और अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही, इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही हाउस को डिसॉल्व कर दे. पॉसिबल या नहीं पॉसिबल? पॉसिबल है, बिल्कुल. आर्टिकल 85 में कोई रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आपको प्राइम मिनिस्टर बोलेगा या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेगा तभी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है? नो सर. तो प्रेसिडेंट के पास एकदम सॉलिड पावर है और अनइमेजिनरी पावर है. इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही खत्म कर दे. ये तो है. तो इसीलिए इंडिया में प्रेसिडेंट को इम्पीच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. ठीक बात? जी. अब आप लोग को यहाँ पर कोई सवाल करना तो कीजिए, तो फिर नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं. चुप हो गए आप लोग सारे? हेलो, कुछ तो बोलिए. कितने लोग हैं देखें? चंदन, कोमल, प्रतिमा, सिम्मी, विशाल.
यानी कोई भी सवाल जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हो, क्योंकि मकसद ये है कि मैं आपको सिखलाऊं और आप भी मुझे सिखलाएं। यही तो बात हुई थी हमारी, हाँ या ना? जी सर। तो मैं भी सर स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है सर, इम्पीचमेंट करने से पहले ये हाँ क्या पार्लियामेंट क्या चेंज कर सकता है सर 85 में कुछ आर्टिकल? पहले नहीं, चेंज देखो कर आर्टिकल 85 में प्रेसिडेंट कभी भी कुछ भी कर सकता है। नहीं, जिसमें मान लेते इम्पीचमेंट करने से पहले पार्लियामेंट आपका उसमें आर्टिकल को चेंज कर देता है, ठीक है? अच्छा, रिस्ट्रिक्शन, हाँ ये तो कर ही सकता है। ठीक है, तो वो हम्म, रिस्ट्रिक्शन चेंज करना चाहे, ठीक है, तो पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट को क्या कहता है, बैठा दबा के तो बैठ सकता है, पॉकेट विटो लगा के आपका। पॉसिबल है। तो पॉसिबल है। जितना हमने पढ़ा है उससे तो यही लग रहा है। बाकी लोगों को और कुछ कहना है? चलिए आगे करते हैं, नहीं तो पिक्चर तो चल ही रही है। क्या कहते हैं आप लोग? जी सर, आगे बढ़ते हैं। है ना? अब हर फ्राइडे पिक्चर रिलीज होती है, पिक्चर देखो, खत्म हो गया। आर्टिकल 62 पढ़िए, कोई कौन पढ़ेगा, मैं थक गया। जी सर, पढ़ते हैं। हम्म, Article 62, time of holding the election to fill vacancy in the office of president and the term of office of person elected to fill casual vacancy. हम्म, Art, Clause 1, all election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of president shall be completed before the expiration of the term. हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि मान लो, मुझे लगता है जुलाई में प्रेसिडेंट का ऑफिस 5 साल पूरे होते हैं, तो मान लो 15 जुलाई को खत्म होता है, तो 15 जुलाई से पहले पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? जी सर। फिर 2 पढ़ो। Clause 2, an election to fill a vacancy in the office of president occurring by reason of his death, resignation, or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after and in case later than 6 months from the date of occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to provisions of Article 56, be entitled to hold office for the full term of 5 years from the date on which he entered of his office. ठीक है, अब इसका मतलब समझो। मान लो कोई प्रेसिडेंट 5 साल के इलेक्ट हुआ और उसका तीसरे साल डेथ हो जाता है, क्या होगा बताइए? तो वाइस प्रेसिडेंट आपका मैक्सिमम 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं। उससे पहले आपको इलेक्ट करके ले आना होगा प्रेसिडेंट को, ठीक न्यू है, प्रेसिडेंट को। तो वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए, उनका दूसरे महीने डेथ हो जाता है, अब इलेक्शन हुआ नहीं। ठीक है, अब तो अगर चीफ जस्टिस बनते हैं, सीजीआई बनते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट बन जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है? आइडिया नहीं सर। हाँ, ये मैं बताता हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ, मैंने ढूंढा है। ये लिखा हुआ द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969 में, सेक्शन 3। ओके सर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जी ठीक है, तो कल मिले आप। जी भैया। वाइस प्रेसिडेंट करेंगे बाद में। जी भैया, थैंक यू। चलिए, मुबारक हो, धन्यवाद। थैंक यू भैया।